कि हम लोग जितने एशियाई देश हैं सबका संबंध पढ़े तो हर देश में लगभग चीन की भूमिका पढ़ते आए हैं ना। अभी तक क्या आइडिया है चीन की भूमिका से? उसकी जो नीति होती है कैसी है? साम्राज्यवादी। और चाइना अभी हम लोग पढ़ेंगे तो आगे आपको देखिएगा, चाइना जब कोई मीटिंग होगी कुछ होगा हर बात को मांग लेगा, लेकिन फिर आगे भविष्य में उसी बात से कर जाता है। मुख्यतः भारत चाइना का जो विवाद का कारण है क्या है? सीमा विवाद। सीमा विवाद है। और इस विवाद के अलावा चाइना समय समय पर क्या करता है? जो भारतीय क्षेत्र हैं उनके लिए अपना दावा करता रहता है। कभी अरुणाचल प्रदेश पर करेगा, तो कभी और जो इससे इधर रहने करेगा, और उसके सैनिक के समय बीच में भारतीय सीमा में घुसाते हैं। इस तरह की झड़पें होती रहती हैं। और इसको देखते हैं, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि भारत चाइना संबंध स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 62 तक इस पीरियड में क्या हुआ था? भारत चाइना का राजनयिक संबंध 1950 में शुरू हुआ। जो कूटनीतिक संबंध था वो 1950 में शुरू हुआ। फिर उसके बाद और भारत चाइना संबंध पहले से जो माना जाता था कि बहुत अच्छा था। तो अगर हम बहुत पहले जाएं तो एक नारा दिया जाता है कि हिंदी चीनी भाई है। इसका कारण और नहीं था क्योंकि दोनों देश बड़े, अगर ये दोनों मिल के रहेंगे तो दोनों का फायदा होगा। लेकिन दो बड़ी शक्तियां कभी मिल के नहीं रह पाती, कोई न कोई उनमें टकराव होगा। और भारत से चाइना से उस तरह तिब्बत के होने के बाद जब तक तिब्बत था, अब तो तिब्बत क्या हो गया? वहाँ पे वहाँ चाइना का अधिकार है। पहले एक आगे तिब्बत जब देश था तब हमारी सीमा किससे लगती थी? तिब्बत से लगती थी। हमारी झड़प जो होती थी या कुछ भी होता था ऐसा कुछ चाइना से डायरेक्ट नहीं था। लेकिन चाइना धीरे धीरे तिब्बत पे अधिकार कर लिया। उनको चाइना ने 1950 में समझौता भी किया कि हम तिब्बत राष्ट्र रहने देंगे, लेकिन इसको अपनी निगरानी रखेंगे। इनको अपने ढंग से हम निगरानी रखेंगे, इनका स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा। लेकिन तिब्बत की जनता कोई भी देश रहेगा तो जैसे उसको लगेगा कि हम गुलाम हैं, तो तिब्बती जनता को लगा कि हम गुलाम हैं। 1959 में एक विद्रोह शुरू हो गया। 1959 में एक विद्रोह शुरू हो गया। वहाँ ग्रीव टाइप की स्थिति आ गई तिब्बत में। उसी पीरियड में चाइना सोचता था कि भारत उसका साथ दे, लेकिन भारत उसका साथ न देकर एक जो निरपेक्षता का और उसका है विदेश नीति जैसी होनी चाहिए, उसने कहा कि जो नियम कानून है वैसे काम होना चाहिए। और वहाँ से जब दलाई लामा भाग के भारत आए तो इनको शरण भी दिया। जब भारत आए तब से वो भारत में ही रह रहे हैं। इसको लेके चाइना और खिन्न रहता है। उसको लगता है कि तिब्बती लोगों को भारत भड़का रहा है। लेकिन उस समय क्या किया चाइना? तिब्बत के जो विद्रोह था उसको दबा दिया। अब पूर्ण रूप से एक तरह से पूरा कब्जा कर चुका है वो तिब्बत पे। पहले तो समझौता था कि इनके अधिकारों को हम देखते रहेंगे और कुछ होगा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से इन पे हमारा अधिकार रहेगा, लेकिन ये स्वतंत्र है।
लेकिन जब 1959 में विद्रोह हुआ तो पूरी तरह से उसको दबा दिया और बहुत से उसमें शरणार्थी तिब्बती जो थे भारत आ गए और भारत उनको शरणार्थी की तरह दर्जा देता है, उनके लिए सुविधा। आप लोग देखेंगे ठंडी के मौसम में हर जगह तिब्बती मार्केट लगती है। ठंडी समय तिब्बत के लोग आते हैं जो अपना गर्म कपड़े ये सब चीज़ें बेचते हैं। और दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर उनका मतलब स्थायी एक तरह से निवास है कि वो रहते थे और तिब्बतियों का वो जो है धर्मशाला जो है उनका केंद्र। तो चाइना क्या करता है, बार बार कहता है ये तिब्बतियों कौन भड़काता है, भारत भड़काता है। और फिर इसमें पाकिस्तान की भूमिका भी बहुत होती है। पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान को लगता है कि भारत जो है बांग्लादेश को अलग करा दिया और चीन भी उस समय क्या किया, इस चीज़ को बताया कि अगर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए तो इसका कारण कौन है, भारत। तो पाकिस्तान के माध्यम से और इधर अपने मिल के वो भारत को घेरना चाहता है। और उसकी और जब श्रीलंका और सपड़ा बताए थे उसके लिए क्या सीरीज है, स्प्रिंग पल्स, मोतियों की माला, उसके माध्यम से वो भारत को घेरना चाहता है। 3-4 देशों में उसकी रणनीति, जैसे मालदीव में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, जितने भी पड़ोसी देश हैं वो कर सहायता देता है और उनको बढ़ाता है। जैसे माओ और वहाँ शासन किसका है, साम्यवादी शासन। चाइना में साम्यवादी शासन, उनकी नीति होती है कि आओ जिसे हम बातचीत पर करेंगे। बातचीत पर आप जब बैठेंगे, माओ की यही नीति होती थी कि आइए हम बातचीत करेंगे। और जब बातचीत करने जाएंगे तो वो किसी एक मुद्दे को लेके हर उसी पर जमे रहेंगे, आगे बातचीत को नहीं बढ़ाएंगे। आप जब उनके भाग जाएंगे, जैसे वर्क या बैक होंगे, जैसे कभी भी कोई समझौता होता है तो दोनों तरफ छोड़ना चाहिए ना, कंप्रोमाइज, लेकिन वो अपनी बात पड़े रहते हैं। और जब आप हट जाएंगे तो आप पे पूरा ब्लेम लगाते हैं। जो साम्यवादियों का शासन था, माओवाद का यही था कि हम उस मुद्दे को अड़े रहेंगे जो मुद्दा विवादित है, जिस पे कुछ नहीं हो सकता। अब फिर इधर चाइना की नीति बदली है कि हम भारत के साथ सीमा विवाद को छोड़ के हर मुद्दे पे व्यापार का उस अन्य चीज़ों पे अपने संबंध को अच्छा रखा जाए। लेकिन मेन चीज विवाद की क्या है, सीमा विवाद है, अक्साई चीन है। कभी अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है, गलवान वैली में पहले एरिया था, तो उसका नाम याद नहीं यार, आगे आएगा बताएंगे, वो यूपी में था, उस पर भी दावा किया था। पहले उत्तराखंड में सीमा पड़ता है, उत्तराखंड की सीमा लगती है उससे ना, तो बीच बीच में वो दावा करता रहता है। सिक्किम को जब भारत में मिला, सिक्किम 1975 में पूर्ण रूप से भारत में मिला। सिक्किम एक तरह की रियासत थी, तब भी चाइना विरोध किया, लेकिन अब वो मान चुका है कि सिक्किम भारत का। अभी अरुणाचल प्रदेश वहाँ के देखिए, वहाँ मैं जो वहाँ साम्यवादी सरकार आई, वहाँ 1950 के आसपास वहाँ साम्यवादी सरकार आई। पहले कौन सरकार माना जाता था कि वो सरकार थी जो थी वो राष्ट्रवादी थी। जब साम्यवादी सरकार आई तो वहाँ मैप बना, तो उसमें ऊपर से पीओके को और अक्साई चीन वाला जो भाग है और अरुणाचल प्रदेश इधर सब किसको दिखाया गया, किसका भाग, चीन का भाग। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो क्या कहे, भारत ने इसका विरोध दर्ज कराया, क्योंकि भारत में भी लोकतंत्र आ चुका था। भारत में इसका विरोध दर्ज कराया तो कहे कि पिछली सरकारों द्वारा बनाया गया मैप है, इस पे अभी हम ध्यान नहीं दिए, हम आगे इस पे परिवर्तन करें। लेकिन आज भी जब उसका मैप आता है तो इसी तरह बीच बीच में कई राज्यों में आप लोग सुनते होंगे न्यूज में कि स्टेपल वीजा जारी करते हैं।
अभी भी वो जारी करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में। मतलब जो वीजा का पेपर होता है उस पे जारी नहीं करते, एक अलग से पेपर जारी कर देते हैं, उसको कहते हैं स्टेपल वीजा। उनका मानना है कि ये भारत के पूर्ण नहीं है, ये विवादित। इस तरह की चीजें जैसे भारत और चीन के तनाव काटते हैं। और व्यापार में देखेंगे तो इस समय भारत का व्यापार और चीन का व्यापार एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा, जैसे आयात निर्यात होता है। इस चीज को देख लेते हैं, बस नोट कर लीजिए एक बार, इसकी इंट्रोडक्शन है। इसको हम फिर 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक। इस बार इंता से लेके 62 तक, इसलिए 62 में भारत चाइना युद्ध हुआ, फिर 62 से लेके आगे देखेंगे। नोट करिए। उन्नीस 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत और चीन के संबंध अच्छे होने की आशा की जा रही थी, अच्छे होने की आशा की जा रही थी। प्राचीन समय में भी सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर, प्राचीन समय में संबंधों के आधार पर दोनों देशों के समान हित, दोनों देशों के समान हित के आधार पर, मतलब दोनों देशों का समान हित था कि व्यापार होगा तो दोनों को फायदा होगा। दोनों देशों के समान हित के आधार पर इनके संबंध अच्छे होने की संभावना थी, इनके संबंध अच्छे होने की संभावना रही। आगे नोट करिए। 1 अक्टूबर 1949 को 1 अक्टूबर 1949 को साम्यवादी चीन की स्थापना हुई। साम्यवादी चीन की वहां पर कैसी सरकार आई? साम्यवादी सरकार आई। बता दें, साम्यवादी चीन। साम्यवाद एक विचारधारा है। साम्यवाद जो है एक विचारधारा है, जो इसको पिछले क्लास में भी चर्चा की। इसको कम्युनिज्म कहते हैं। एक तरह से जितनी वामपंथी पार्टियां होती है, वामपंथ माना जाता है। एक दक्षिण पंथ होता है, वो किसको लेकर चलता है? राष्ट्र को। ये वामपंथी जो होते हैं सबको लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन इनका केंद्र में क्या होता है कि जो सबसे मजबूर वर्ग है उनको लेकर, लेकिन मेन चीज ये भी देश को ध्यान देते हैं। इनकी नीति क्या होती है? जैसे भारत में भाकपा, माले, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये मार्क्सवाद से प्रेरित होते हैं। ये क्या होते हैं? मार्क्सवाद से प्रेरित होते हैं। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, ये सब जितनी विचारधाराएं किसमें आती हैं? साम्यवादी में। एक तरह से तानाशाही सरकारें होती हैं भारत में। सर एक तरह से इसको कट्टर भी कह सकते हैं। नहीं, कट्टर तो नहीं कहा जा सकता। कट्टर में दूसरी चीजें आ जाती हैं। कट्टर में जैसे अब अगर
अगर कहा जाए तो अपने प्रति वो कट्टर होते हैं देश के प्रति, लेकिन अब कट्टरता की किस सेंस में हम परिभाषा लेते हैं बातें। आज भी बहुत से राष्ट्रों में संघवादी सरकारें, चीन में है, जैसे उत्तर कोरिया में है। इनके में क्या होता है कि यहाँ लोकतंत्र जो होता है, जो लोकतंत्र होता है वो नाम मात्र का होता है, एक तरह से तानाशाही कर सकते हैं। उत्तर कोरिया में है, फिर उधर क्यूबा में पहले था, आज भी तभी समय तो फिदेल कास्ट्रो के बाद क्यूबा का नाम ज्यादा नहीं आता। क्यूबा एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन वो अमेरिका से युद्ध हुआ तो लड़ गया और उस युद्ध में अमेरिका को हार तो नहीं समझौता करना था। तो साम्यवादी सरकारें जो होती एक तरह की तानाशाही सरकार टाइप होती है, जो नीति होती किस नीति को इतना चलते हैं। साम्यवाद में मार्क्सवाद, लेनिनवाद ये सब आते हैं। अब इसकी एग्जैक्ट परिभाषा साम्यवाद में एकदम एक लाइन में नहीं जा सकती। साम्यवाद और जैसे आप कहीं खोजेंगे भी 4 राइटर हैं तो 4 परिभाषा होंगे, कोई किसी को शामिल करता है, कोई किसी। इसके पहले वहाँ क्या थी? राष्ट्रवादी सरकार थी। जब ये सरकार की स्थापना हुई तभी बताया था कि इसने मैप सही भारत के कई भागों को नहीं दिखाया। आगे नोट करिए, कहाँ के नोट देखिए, साम्यवाद जो होता है वामपंथी विचारधारा है। एक तरह से 2 विचारधाराएं होती है, दक्षिण पंथ और वामपंथ। तो दक्षिण पंथ जो होती है वो धर्म को लेके, राष्ट्र को लेके हो रहती है। वामपंथ जो होती है, ये जो होती है इसमें साम्यवादी आते हैं, ये सबको लेके चलना चाहती है। लेकिन इन नई चीजों को वहाँ चाइना में इसका एक अपवाद है, साम्यवादी होते हुए भी बहुत वहाँ डेवलप और नई चीजें आती हैं। ये रूढ़िवादी होते हैं एक तरह से। ये समाजवाद क्या, ये भी एक विचारधारा है ना, लेकिन वो दोनों को मानता है, वो हर चीज को एक्सेप्ट करता है। आज जो विश्व में अधिकतर देखेंगे, अधिकतर देशों में किस प्रकार की सरकार है? समाजवाद की सरकार है। ये नहीं है कि यहाँ कई पार्टियों का नाम है उसका हो गया। फ्रांस में भी समाजवादी सरकार है। एक विचारधारा इसी तरह साम्यवादी है। साम्य कुछ भाग में इसका वो रहता है कि समाजवाद का भी लेती है, कुछ भाग उनसे लेती है, उनके बीच के कड़ी इसको मान सकते हैं। एक लाइन में परिभाषा इतना कठिन, अगर कहीं फिर हम आएंगे तो नोट करके बता देंगे आप लोग। इसको इसी तरह पढ़ना पड़ेगा। जैसे भारत में भी साम्यवादी सरकार है। एम एन राय का आप लोगों ने नाम सुना कभी? एम एन राय भारत के संविधान बनाने का उन्होंने ही राय दिया था 1940 में। एम एन राय इनके साम्यवादी विचारक माने जाते हैं। तो कभी क्वेश्चन आए कि संविधान बनाने की पहली बार किसने वो किया था? एम एन राय का ही। कोई भी बुक पढ़ेंगे आप, लक्ष्मीकांत यहाँ तो मिलेगा ये लाइन। इन्होंने ही प्रस्ताव रखा था, एम एन राय। इनका पॉलिटिकल साइंस है, वो पढ़ेंगे अगर भारतीय राजनीतिक विचारक, उसमें एम एन राय को पढ़ना होता है। ये भी साम्यवादी विचारक थे और इनकी छाई ये होती है कि ये मजदूरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, श्रमिक वर्ग पे ध्यान देते हैं। लेकिन कमी क्या होती है? ये तानाशाही, डिक्टेटरशिप इनमें। और हर देश में काल परिस्थितियों के अनुसार साम्यवादी सरकारों का नेचर जो अलग अलग है। जैसे भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, लेकिन यहाँ लोकतंत्र के थ्रू सीपीआई। भारत में 6 पार्टियां हैं जो वामपंथी और साम्यवादी विचारधारा शुरू करती है। अब तो छोटी छोटी और पार्टियां आ गई, बहुत सी पार्टियां हैं। कोई सीधे माओ के नाम पे पार्टी बना लिया, माओवादी पार्टी। लेकिन इसमें सीपीआई, मार्क्सवादी कम, सीपीआई मान ले, ऐसे कर करके कई पार्टियां। अब पहले एक समय ऐसा था कि भारत में इनके 40, 50 सांसद होते थे। 2004 में भी इनके सांसद थे, 9 में भी। 9 के बाद धीरे धीरे इनकी स्थिति डाउन हुई।
जब ममता बनर्जी वहाँ मुख्यमंत्री बनी पश्चिम बंगाल में, नहीं इसके पहले बंगाल में किसका शासन था? कम्युनिस्टों का ही शासन था। ज्योति बसु 24 साल मुख्यमंत्री रहे। बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी 10 साल रहे होंगे। मणिपुर में मानिक सरकार थे, वो मुख्यमंत्री रहे बहुत दिन तक। आज भी केरल में क्या नाम है, कोई पी विजयन, हाँ वही पिनराई विजयन, वो कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री। पहले इनका प्रभुत्व ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे हर पार्टी में उतार चढ़ाव आता है इससे। और उसमें पोलिट ब्यूरो होते हैं, हर पार्टी में पोलिट ब्यूरो नहीं होते हैं, लेकिन जो उनकी कमेटी होती है उसको नाम दिया जाता है पोलिट ब्यूरो। अभी उसके नेता पोलिट ब्यूरो के सदस्य थे सीताराम येचुरी, अभी उनकी डेथ हो गई। तो उस पार्टी में जो उसका सिद्धांत है होता साम्यवादी पार्टियों की, अपने लिए धन नहीं रखती, ये किसके लिए यूज करती? देश के लिए, खास करके श्रमिक वर्ग के। ये सिद्धांत है, व्यवहार क्या है उसकी बात दूसरी। और किसी चीज को, जैसे हर देश का होता है ना कि हर देश का अलग अलग है। दक्षिण उत्तर कोरिया में भी साम्यवादी है, लेकिन एकदम वहां पर तानाशाही चल रही है। किम जोंग का नाम आप लोगों ने नाम सुना है ना? इसी तरह आगे इसमें नोट करिए, फिर आगे कहाँ तक नोट करवाए? साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। हाँ, साम्यवादी चीन की स्थापना हुई। जिन देशों ने क्रांति के पश्चात, इसके पहले नोट कर लीजिए थोड़ा, उस चीज को छोड़ दिए। जिन देशों ने क्रांति के बाद साम्यवादी चीन को मान्यता दी थी, उसमें भारत भी था। जब साम्यवादी चीन की स्थापना हुई तो जो पहले मान्यता दिए उसमें भारत भी था। भारत ने चीन को 1949 में मान्यता दी। डेट भी नोट करना हो कर लीजिए। भारत ने चीन को 30 सितंबर 1949 को मान्यता दी। साम्यवादी चीन की बात हो रही है। जैसे डेट आपको याद न रहे तो बहुत परेशान मत हो, वर्ष लिख सकते हैं। 1949 को साम्यवादी चीन को मान्यता दी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। देखिए, हर चीज में भारत समर्थन कर रहा है उसका। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन का समर्थन किया। परिणाम स्वरूप जब भारत, सुन लीजिए, जब भारत चीन का समर्थन किया तो इस समय भारत से सीमा विवाद को लेकर हो रही है दिक्कत। लेकिन उस समय क्या था? चीन का प्रतिद्वंदी अमेरिका था। अमेरिका नाराज हो गया। इसे चीन को मदद, जब भारत ने उसके संयुक्त राष्ट्र में उसकी सदस्यता और चीजों को किया, उस समय अमेरिका नाराज हो गया। इस समय क्या स्थिति? चीन की वजह से नहीं मिल रहा। भारत को चीन की वजह से संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही है। अब कोई काम भारत का होने वाला है तो चीन उस पर प्रतिबंध लगाता है। पाकिस्तान में कोई प्रतिबंध लगने वाला होता है तो चीन उस पर वीटो कर देता है। जब पाकिस्तान में कोई प्रतिबंध लग रहा है, अगर कोई कुछ उसका होने वाला है, उसका भी भारत किसी सम्मेलन में आतंकवाद को करता है, कोई विरोध में प्रस्ताव आता है तो चीन उसका क्या करता है? पाकिस्तान का समर्थन करता है। मतलब परिस्थितियों के अनुसार संबंध बदलते रहते हैं कि नोट करिए। परिणाम स्वरूप अमेरिका और अन्य गैर साम्यवादी देश
नाराज हो गए। गैर साम्यवादी, ये तो साम्यवादी बन ही गया था, तो गैर साम्यवादी मतलब जो साम्यवादी नहीं थे, खास करके अमेरिका और पश्चिमी यूरोप देश नाराज हो गए। जिसे भारत ने समर्थन किया, भारत से नाराज हो गए। आगे बढ़ते इसमें भारत ने चीन को, विशाल समुदाय को हृदय से स्वीकार किया। विशाल समुदाय को हृदय से स्वीकार किया। स्वीकार किया और उसको मान्यता देना, और संयुक्त राष्ट्र में उसकी सदस्यता का समर्थन करना, और संयुक्त राष्ट्र में उसकी सदस्यता को समर्थन देना भारत ने अपना नैतिक कर्तव्य माना। भारत ने अपना नैतिक कर्तव्य माना। ये तो हो गया कि उसके भारत देश की जब संबंध अच्छे थे, इसकी बात हो रही। अब दोनों देशों में भारत भी इधर आजाद हो चुका था 1947 के बाद, 50 में सरकार बनी, तो दोनों देशों के उस समय चाइना भी आजाद हो चुका था, तो दोनों देश एक तरह से संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। दोनों लगभग एक ही समय आजाद हुए, लेकिन दोनों में इस समय लेकिन कितना अंतर, डेवलपमेंट देखेंगे कितना अंतर। वहाँ भले चाइना में विकास दरों सब अधिक है, लेकिन वो भारत की तरह वहाँ कल्याणकारी योजनाएं नहीं है, न भारत की तरह वहाँ का संविधान है कि कल्याणकारी इतना सबको साथ में चलना जाता है। अभी बताया ना कि वहाँ जो विरोधी होते हैं उनको किस ढंग से वो किया जाता है, सबसे अधिक इसमें फांसी कौन देता है, चाइना देता है, लेकिन डाटा में ईरान का नाम आएगा, ईरान का नाम आएगा, क्योंकि वह अपना डाटा बाहर नहीं आने देता। जी इस तरह का वहाँ नाम मात्र का लोकतंत्र, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुने जाएंगे, लेकिन जिसको चाहे तो नहीं तो कहा जाता है ना भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो जब जनसंख्या चीन की सबसे अधिक होगी, अब तो मान लीजिए डाटा आ गया 140, तो भारत कैसे, यही कारण है कि वहाँ लोकतंत्र है ही नहीं, नाम मात्र का लोकतंत्र है। जब दोनों देश आज़ाद हुए तो दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने यात्रा किया 1954 में। नेहरू जी गए चाइना, एक कुछ समझौते हुए, फिर वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनके नाम इनका बड़ा कठिन है, चाउ एन लाई, हाँ चाउ एन लाई, उनके साथ समझौता हुआ। नाम थोड़ा कठिन होता है। इस समय कौन प्रधानमंत्री है वहाँ? राष्ट्रपति है ना, सी जिनपिंग। प्रधानमंत्री कौन है? राष्ट्रपति। चलिए उसको देखेंगे, इस चीज को नोट करिए। देखिए जो बताया नहीं, इसको नोट कर लिए। एक चीज बताया था ना कि जो चाइना का साम्यवादी सरकार के बाद एक जो मैप जारी हुआ, उसको किसने जारी किया था मैप, और मैप में अरुणाचल प्रदेश और अन्य प्रदेशों को क्या दिखाया, चाइना का भाग। उस चीज से भारत चाइना संबंध खराब जो आज तक वो बने हुए, इसको नोट कर लीजिए। सन 1958 में चीन की एक पत्रिका चाइना पिक्टोरियल, उसका क्या नाम था,
1958 में एक चाइना विक्टोरियल चाइना विक्टोरियल में प्रकाशित चीन का मानचित्र उत्तर पूर्व के लगभग 36,000 वर्ग मील 36,000 वर्ग मील इस क्षेत्र को जो अक्साई चीन है वर्ग मील 36,000 ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखिए 36,000 वर्ग मील एवं उत्तर पश्चिम जो पाकिस्तान वाला भाग है, पाकिस्तान कुछ भाग दे दिया है उसको उधर से एरिया का ऊपर का लगभग 12,000 वर्ग मील प्रदेश को 12,000 वर्ग मील क्षेत्र को चाइना का भाग दिखाया मील भी जो है दूरी नापने का होगा। जैसे एक मील में कितना किलोमीटर होता है लगभग 1.6 ना, हाँ वही 1600 मीटर वही 6 किमी हो गया या 1600। इस बात को चाइना पिक्टोरियल ने चाइना का भाग दिखाया। इसको लेके क्या हुआ तभी से दोनों में जब भारत ने इस पे आपत्ति दर्ज कराई तो वहां सरकारों ने क्या कहा कि अभी तो हमारी नई सरकार बनी है साम्यवादी, ये जो पहले की सरकारें थी उनका मैं अभी हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं, इस मामले को हम वही रहने दे रहे हैं और चीजों पे आगे बढ़ते हैं। चाइना की नीति इस समय पर काम नहीं है कि जो हमारा विवादित मुद्दा है हम सीमा विवाद को सुलझाते रहेंगे और मुद्दों पे आगे बढ़े, क्योंकि चाइना का जो व्यापार संतुलन है, जैसे भारत क्या करता है चाइना से आयात ज्यादा करता है, निर्यात उसको कम करता है, तो फायदा किसको होता है चाइना को। तो चाइना सोचता है कि जो सीमा विवाद वही पड़ा रहे लेकिन हमारा व्यापारिक कार्य होता है, क्योंकि उसको भारत में अपनी सामान बेचना है सब, भारत उसके लिए बहुत बड़ा उपभोक्ता है। अगर भारत रोक लगा दे उसकी सामानों पे तो फिर बहुत हद तक उसका सामान जैसे इतना खप नहीं पाता है। अभी इस समय देखे होंगे आप लोग चाइना के लहसुन को लेके छापे हुए, चाइना की लहसुन आ रहा है वो सही नहीं, उसको बस्ती जिले में कई ट्रक लहसुन पकड़े गए थे, उसको पुलिस ने नष्ट किया। चाइनीज लहसुन आ रहा है तो चाइनीज लहसुन क्या तो कहीं न कहीं से आया हो नहीं होगा उसको, ऐसे तो है नहीं छोटी सी जगह गई। तो चाइना का जो उत्पादन हर चीज में बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको उपभोक्ता तो भी मिलने चाहिए। तो क्या सोचता है कि जो हमारा विवाद का विषय में भारत चीन सीमा विवाद, उसको हम रख के और काम करते रहे, ऐसा हो संभव है? भारत भी बीच बीच में कहता है ठीक है बातचीत से चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ न कुछ ऐसा होगा कि पाकिस्तान को मदद करेगा, भारत की जहाँ सुरक्षा परिषद की बात आएगी चाइना विरोध करेगा। आगे से नोट करिए, भारत चाइना के संबंधों में यह तनाव का प्रथम बिंदु माना जाता है, तनाव का प्रथम बिंदु माना जाता है। मतलब तनाव प्रक्रिया को माना जाता है कि यही शुरुआत है। भारत ने
इस पर आपत्ति जताई, भारत ने इस पर आपत्ति जताई, तो चाइना की, भारत ने इस पर आपत्ति जताई तो चाइना की साम्यवादी सरकार ने सफाई देते हुए यह कहा कि सफाई देते हुए यह कहा कि यह पिछली राष्ट्रवादी सरकारों द्वारा, पिछली राष्ट्रवादी सरकारों द्वारा बनाया गया मानचित्र है, सरकारों द्वारा बनाया गया मानचित्र। हो गया। और चाइना मानचित्र, और चाइना की इस नई सरकार को सर्वेक्षण करने का अभी समय नहीं मिला। चाइना की इस नई सरकार को सर्वेक्षण करने का अवसर नहीं मिला, अवसर नहीं मिला है, समय की बात है, मतलब समय नहीं मिला। अतः जब तक चीन सरकार सर्वेक्षण नहीं करा लेती, चीन सरकार सर्वेक्षण नहीं करा लेती, अतः जब तक चीन सरकार सर्वेक्षण नहीं करा लेती, तब तक चीन की सीमाओं में फेरबदल का कोई प्रयास नहीं करेगी। तब तक चीन सीमाओं में फेरबदल का कोई प्रयास नहीं करेगी। क्या हुआ, छूट जाएगा आप लोग? उसने क्या आश्वासन दिया कि अब जब तक सर्वेक्षण नहीं करा लेते हैं तब तक हम कोई फेरबदल नहीं करेंगे पुरानी सरकार का। लेकिन उसका आश्वासन जो था क्या हुआ, निरर्थक साबित हुआ। उसका आश्वासन निरर्थक साबित हुआ, क्योंकि वो सीमा विवाद जो है हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है, और सीमा विवाद अभी तक चल रहा है। इस चीज को नोट कर लीजिए बस। लेकिन चीन का आश्वासन निरर्थक साबित हुआ, और भारत चीन सीमा विवाद शुरू हुआ। मतलब उसी को लेके ही मेन चीन का आश्वासन निरर्थक साबित हुआ, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं। और भारत चीन का सीमा विवाद शुरू हुआ। तो पहली बार सीमा विवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ? चाइनीज पत्रिका जो थी चाइना पेट्रोलियर, उसने मैप में दिखाया। उसके बाद से चाइना बार बार जब भी होता है, कहीं उसके दूतावास से, कहीं कभी से, जो भारतीय मानचित्र होते हैं उसके साथ छेड़खानी होती रहती है। और भारतीय जो राजदूत है वो बुला के अपना विरोध दर्ज कराते हैं, लेकिन वो बात नहीं आता। चाइना की नीति बताए ना कि वो बातचीत करेगा उसी में से, लेकिन फिर काम अपना करेगा। माओ जब थे वहाँ पे, माओ का क्या मानना था? माओ एक चीन के क्या थे, विचारक थे, और उनका मानना था, वो कहते थे कि जो शक्ति होती है वो बंदूक की गोली से निकलती है। जो शक्ति होती है बंदूक और चीज नहीं निकलती है, किससे निकलती है? बंदूक की गोली से। माओ कहते थे।
उन्हीं के विचारधारा को चीन मानता है। माओ से तुंग नाम था उनका कभी बुक में विचार पढ़िए, विचारकों को तो उनका विचार पढ़ेंगे आप लोग, बहुत क्रांतिकारी विचार थे उनके देश के लिए तो क्रांतिकारी थे, दूसरे देशों के लिए क्रांतिकारी नहीं ना होंगे। इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नियम कानून है उसके अनुसार तो होंगे नहीं। वो एक नीति अपनाते थे, माओ टुन टाटा नीति उसको कहा जाता था। जो बताया ना कि बैठेंगे, आइए हम बातचीत करते हैं और अपने मुद्दे पड़े रहेंगे। किसी बुलाएंगे कि आइए, मान लीजिए वो बुलाते हैं कि सीमा विवाद पे, एक उदाहरण बता रहे हैं, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, वो तो उसके पहले ही उनका हो गया था जब से संबंध शुरू हुआ। लेकिन उनका यही मानना था और देशों से कि आइए बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए बैठे हैं, लेकिन मूल चीज जो है उस पर अड़े रहेंगे। आपको खींच के भाग जाएंगे, तब आप पे ब्लेम करेंगे कि ये बातचीत से भाग रहे हैं। उनकी नीति वो कहते हैं टुन टाटा नीति, माओवाद। इनको पढ़िएगा आप लोग कभी, माओ से तुम को, लेनिन को तो ऐसे लोग पढ़ते हैं कि उनका क्रांतिकारी विचार थे उनके। लेनिन, मार्क्स, भगत सिंह जो होते हैं लेनिन को बहुत पढ़ते थे, लेनिन से प्रेरित रहते थे। कहाँ चल रहे थे हमारे? भारत चीन का सीमा विवाद शुरू हो गया। हाँ, विवाद शुरू हुआ। लेकिन फिर 1954 में नेहरू जी चीन की यात्रा हो गई। नोट कर लीजिए इसको। 1954 में भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू चीन की यात्रा पर गए थे। और भारत चीन वाणिज्यिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। चीन की यात्रा पर गए और भारत चीन वाणिज्यिक समझौता, वाणिज्यिक या व्यापारिक, भारत चीन समझौता, इसको नाम 1954 ही दिया गया क्योंकि 54 में हुआ था। उस समय तत्कालीन, लिख लीजिए, उस समय वाणिज्यिक समझौता पर हस्ताक्षर हुए। उस समय चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई, चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई, चाओ एन लाई इसी समझौते में भारतीय प्रधानमंत्री ने जो चीन की पत्रिका थी पिक्टोरियल, चाइना पिक्टोरियल, जो उसने कितने वर्ग मिलकर भारत के क्षेत्र को दिखाया था अपने में 36 + 12 48 हो गया ना। यस सर। 48 हो गई। इस मामले को भी उन्होंने उठाया, कहा कि इस पर भी चीन अपना दावा कर रहा है जो कि भारत का अभिन्न है। इसमें लिख लीजिए कि भारत की 48 वर्ग मील की चीन वर्ग मील, भारत की 48,000 वर्ग मील जमीन, वर्ग मील जमीन वो चीन के कब्जे में दिखाने पर आपत्ति दर्ज कराई। चीन में दिखाने पर आपत्ति दर्ज कराई। हो गया। अब 54 तक का ये समझौता हुआ। फिर प्रॉब्लम कहाँ हुई? 1959 में। इसके
1959। इसी समय एक चीज और नोट कर लीजिए, इसी समझौते के समय ही मैकमोहन रेखा तो पहले होती, लेकिन भारत मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है, लेकिन चीन नहीं देता है मैकमोहन रेखा, क्योंकि जब चीन से 1962 की लड़ाई हुई थी तो बहुत अंदर तक चले आए थे मैकमोहन रेखा के 20 किमी इधर तक, लेकिन जब ये मामला और जगह उठा, संयुक्त राष्ट्र में उठा, तो चाइना जब भारत 1962 का ऐसा युद्ध है कि जिसको माना जाता है वही युद्ध भारत हारा है। अभी युद्ध पूर्ण नहीं हुआ था, 1962 की लड़ाई हुई थी, वो युद्ध तो भारतीय लड़ ही रहे थे, रेजांगला में हुआ और जगह हुआ, कई जगह, लेकिन चाइना भी आगे और बढ़ रहा था। लेकिन इस तरह नहीं हुआ कि भारतीयों ने आत्मसमर्पण कर दिया या चाइना अपनी विजय घोषणा कर दिया। सुना भारत क्या किया, अमेरिका के पास गया 1962 की लड़ाई में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका से, उस समय अमेरिकी के राष्ट्रपति शायद जॉन एफ कैनेडी थे, जो भी थे वहाँ के राष्ट्रपति से उन्होंने मांग किया कि हमको सहायता दी जाए या वो एक हवाई हमले करे। तो चाइना क्या किया, कुछ समय ये सब बातें चल ही रही थी, अमेरिका से कुछ चीजें आ रही थी कि जैसे भारत में भेजी जा रही हो, उसके पहले ही वो तो लड़ाई जीत ही रहा था, फिर भी चाइना वापस हो गया। मैकमोहन रेखा के और अंदर तक चले आए थे, उसको छोड़कर फिर वापस हो गए, और मैकमोहन रेखा से 20 किमी के और पीछे तक वो चले गए। उस समय संयुक्त राष्ट्र ने दोनों का संघर्ष विराम करा दिया, और चाइना अपना उस समय क्या किया, घोषित कर दिया कि हम लड़ाई जीत चुके हैं। चाइना उस समय घोषणा कर दिया कि हम लड़ाई जीत चुके हैं। वैसे तो अंदर आ ही गया था, अगर देखा जाए व्यवहारिक रूप से तो लड़ाई चाइना ही जीत, वो तो चाहते थे और अंदर आते और कब्जा करते, लेकिन फिर अंतरराष्ट्रीय कानून में होता जो दूसरी चीज, उसके 20 किमी और बाहर तक चले गए। मैकमोहन रेखा के अंदर आए थे, जैसे मान लीजिए रेखा है मैकमोहन, इधर तक आए थे तो और ऊपर तक चले गए, लेकिन उस क्षेत्र के जो क्षेत्र है उधर का अभी भी उसको क्या करता है संयुक्त राष्ट्र, विवादित क्षेत्र घोषित करते हैं वो, जबकि भारत का क्षेत्र है उसको क्या माना जाता है कि वह विवादित क्षेत्र है। और भारत जो मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है, कहता है किसी को हम मान लेते हैं एक्चुअल लाइन अप कर रहे हैं, लेकिन चाइना नहीं मानता। उसकी नीति क्या है, वो बीच बीच में ऐसे करता रहता है। और भारत और चाइना एक सीमा ऐसी है कि उस पर एक एक्चुअली उस तरह से बॉर्डर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बहुत दूर क्षेत्र है। कहीं झील, अभी पैंगोंग झील को लेकर हुआ था ना, उस पर एकदम एग्जैक्ट नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मैकमोहन रेखा जो ये माना जाता है कि जो पहाड़ी टाइप है, कि इसको अगर मान लिया जाए कि ये दोनों का बॉर्डर है तो ठीक है, क्योंकि वो प्राकृतिक बॉर्डर भी बनता है उसी तरह से। लेकिन दो चीज़ों का बॉर्डर बनाया जाता है तो क्या बनाया जाता है, या तो नदियाँ रहती हैं या पहाड़ रहते हैं। अपने प्रदेश में भी दो जिलों का बॉर्डर बनाया जाता है, तो एक नदी है ये बना दिया जाता है कि इसके उधर वो जिला है, इसके इधर ये जिला है, जिसे कोई प्राकृतिक चीज, तो उसको चाइना मानता नहीं। उसका मानना है कि हम और कहीं किसी झील पर दावा कर लेगा। जैसे एक उत्तर प्रदेश में स्थान है उधर का तो बारावती, इस पर भी अपना दावा करता है, जिसे बीच बीच में ही कहीं कुछ उठा दिया। उनकी नीति क्या है कि जो अपना उसको तो रखे रहो, दूसरे के ही ज्यादा मांग करो, तो अपने बचाने के लिए बात करेंगे ना। जैसे जो झगड़ालू व्यक्ति होता है अगल बगल है, तो जो चीज विवाद की है उसको छोड़ के वो और ज्यादा मांग करो, तो अगला आदमी क्या करेगा, वो कहेगा वो तो छोड़ो, जो हमारा मांग रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश को मांग रहा है, सिक्किम को मांग रहा है। तो जो विवाद है वो तो ठीक है कि वहाँ तक हमारा विवाद है कि भी अक्साई चीन हमको लेना है, फिर पाकिस्तान
कुछ भाग उसको गिफ्ट कर दिया है, उसको लेना। उसके बाद तो हमारे क्षेत्र को कभी सिक्किम पर दावा करेगा, कभी गलवान वैली पर दावा करता है, कभी बूढ़ा अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है। पहले नाथुला दर्रा से बहुत व्यापार होते थे, लेकिन 1960 के समय 62 जब लड़ाई हुई तो बंद कर दिया गया। तो कब खोला गया है? 2009 या 10 में खोला गया है, 9 में। और उधर जो तमांग मठ कह दिया, तमांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में, उस पर चाइना के अनुसार दावा करता हूँ। वहाँ तक तो कभी वो मैप पे मानता ही नहीं कि भारत का हो। जब होगा तमांग मठ को कहाँ दिखाता है? चाइना में दिखाया। अभी अपुष्ट खबरों के अनुसार, हमको अपुष्ट कहेंगे कि कुछ उस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में हो कि चीन ने अपना गांव बसा लिया, लेकिन इसको हमारी विदेश मंत्रालय ने और भारत सरकार ने क्या किया था? इसका खंडन किया था। अभी साल 2 साल पहले की बात है। क्या किया था? इसको खंडन किया था। कैसे? कोई बात नहीं। तो जो चाइना की विस्तारवादी नीति है, मतलब व्यापार तो करना चाहता है, जहाँ व्यापार होता है, लेकिन समय समय पर भारतीय सीमा विवाद को बढ़ावा देता रहता है। उसका मुख्य विवाद का विषय क्या है? सीमा विवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चीज को हम नोट नहीं करा रहे हैं, ठीक? आगे बढ़ते हैं। जब तिब्बत का होता है ना 1959 में, आगे जब आएगा तिब्बत एक जगह, फिर हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में कि दोनों के बीच इस समय क्या क्या विवाद है। तो उस समय तिब्बत वाला मामला नोट करा देंगे। 1959 में वहाँ विद्रोह के बाद दलाई लामा को शरण देने के बाद भारत चीन संबंध और खराब हुआ। उसको आगे देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कोलंबो प्रस्ताव, क्योंकि भारत चाइना में इतना मैटर है कि थोड़ा तेजी से चलना पड़ेगा, कुछ छोड़ छोड़। कोलंबो प्रस्ताव देखिए, कोलंबो प्रस्ताव क्या है? जो जब लड़ाई हो गई थी वहां तक तो हम पहुंच गए ना कि पृष्ठभूमि तक शुरू से लेके विवाद होते होते 1962 की लड़ाई तक। जब वो लड़ाई हुई तो क्या हुआ? कोलंबो प्रस्ताव आया। जैसे हम बता रहे थे, कोई लड़ाई होती तो सामान्य संबंध करने के लिए कोई समझौता होता है। एक कोलंबो प्रस्ताव लाया गया, और कोलंबो प्रस्ताव इसको इसलिए कहा जाता है, एक मीटिंग हुई श्रीलंका में। हाँ, 62 लड़ाई के बाद, जिसमें श्रीलंका के प्रधानमंत्री माओवादी बंडारनायके ने बुलाया था। इसमें 6 गुटनिरपेक्ष देश थे। इधर के लोग ईस्ट वाले, जिसे अभी नोट करा देंगे, बर्मा, मिस्र, इंडोनेशिया, इन देशों ने भाग लिया। इसमें हुआ कि चाइना के साथ जो संबंध है इसको ऐसे बना के रखा जाए। इस पे इन्होंने जोर दिया। इसमें नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए पूरा बता साथ में। कोलंबो प्रस्ताव, कोलंबो प्रस्ताव नोट करिए। इसमें चाइना के, चीन के लिए, चीन के एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा के बाद उसने क्या किया? अभी बताया था ना कि लड़ाई तो अभी चली रही थी, तब तक वो अपने को वापस करके अपने को विजेता घोषित कर दिया था। क्यों घोषित कर दिया था? इधर संयुक्त राष्ट्र से और अमेरिका से भारत को मदद मिलने की संभावना थी। उसी चीज को बोलते थे, चीन द्वारा एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा के बाद 19
1962 में, दिसंबर 1962 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कोलंबो में 6 गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन बुलाया। 6 गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन बुलाया, जिसमें श्रीलंका बर्मा का ही नाम म्यांमार। क्या है? म्यांमार, बर्मा, घाना, इंडोनेशिया, घाना एक देश है ना, घाना, इंडोनेशिया, मिस्र और कंबोडिया ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सभी 6 देशों ने भारत चीन के युद्ध से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सुझाव दिए। ये मेन बुलाया इसीलिए गया था कि दोनों के बीच वार्ता शुरू, जैसे सुझाव दिए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायको ने इन प्रस्तावों पे जो सुझाव लिए गए थे उसी को लिखिए। इन सुझावों भारत और चीन के प्रधानमंत्री से बात की। वार्ता की। देखिए एक प्रक्रिया दिखा दी, फिर समझ लीजिए आगे बढ़। जैसे जब युद्ध हुआ तो दोनों की स्थिति को एक बार कैसे सामान्य किया जाए। तो दोनों देश इस स्थिति में नहीं थे कि अपने से दोनों में वार्ता शुरू। इसकी बात किसने किया था? श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने किया, और इसमें उन्होंने कई देशों को भी शामिल किया। 6 देश थे जो गुटनिरपेक्ष थे, वो भी शामिल हुए और खुद उन्होंने अपने बात किया। एक तरह से इसको कहा जाए कि मध्यस्थता की। भारतीय प्रधानमंत्री से भी बात की और चाइना के प्रधानमंत्री से भी बात की। या तो थोड़ा संबंध सही रहते हैं तो दोनों देशों के लोग बैठ जाते हैं, लेकिन उस पीरियड में इतना वो था क्योंकि भारत उस समय जो भारत की स्थिति थी बहुत अच्छी थी नहीं, और चाइना की स्थिति ठीक ठाक हो गई थी, और उस युद्ध में एक तरह से भारत की हार हुई, बहुत सैनिक मारे गए थे। और भारत में भी भारतीय सरकार की उस समय आलोचना हुई कि भारत की जो आर्मी है वो जो है उस तत्पर नहीं थी। उस समय जो रक्षा मंत्री थे उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। अभी इस लड़ाई के बाद भारत के रक्षा मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा। इस चीज को भी सामान्य करने का बीड़ा किसने उठाया? श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री। उन्होंने एक तरह से मध्यस्थता किया
जैसे अभी देखे होंगे पिछले टर्म में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री थे तो वो राष्ट्रपति सॉरी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में बहुत ज़्यादा हो रहा था, तनाव था, तो उन्होंने मध्यस्थता किया था। दोनों को कहाँ बुलाया था उन्होंने? सिंगापुर, फिर और एक जगह कहाँ बुलाया था? 2 जगह बुलाया कि उन्होंने वार्ता करने का प्रयास किया कि दोनों में समझौता हो। लेकिन आज भी उत्तर कोरिया साउथ कोरिया की वैसे बनी हुई है कुछ। जब बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है धीरे धीरे चीज़ें सुलझती है। उस समय भी यही स्थिति थी, भारतीय प्रधानमंत्री और चाइना के प्रधानमंत्री साथ बैठने की स्थिति में नहीं। इन्होंने अपने पहल पर उन दोनों को वार्ता की। इसमें आगे नोट कीजिए, कहाँ तक कराएं? चीन के प्रधानमंत्री से बात वार्ता की। और सुझाव में कहा गया कि युद्ध विराम का समय ऐसा समय था, युद्ध विराम का समय ऐसा समय था जिसमें भारत चीन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की खोज की जा सकती थी, के शांतिपूर्ण समाधान की खोज की जा सकती थी। मतलब जब युद्ध विराम हो गया, जो समय मिला उसकी बात हो रही थी, अगर उसमें प्रयास किया जाता तो दोनों का समाधान हो जाता, खोज की जा सकती थी। इस सम्मेलन में चीन सरकार से अपील की गई, कि वह चाउ एन लाई द्वारा जवाहरलाल नेहरू को 1962 में लिखे पत्र हाँ, एक पत्र में उन्होंने पीछे हटने की बात की, उसी चीज को लिखे पत्र पर अमल कर चौकियों से अपनी सेना हटा लें, अपनी सेना हटा लो। हाँ, हटा लो। जैसे जब हो गया, जब लड़ाई हुई तो सेनाएं आ गई थी, तो उसी समय जैसे चीन की सेना भारत तक आ गई थी, कुछ हद तक तो दोनों हटा लिया था। तो इसको कहा गया कि 20 किमी बताया ना, 20 किमी पीछे तक मैंने हटा लिया। इसको हुआ कि आप इसको किसी दस्तावेज में एक तरह से दर्ज दिया जाए। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा था कि हम अपनी सेना को हटा लें। तो इस कोलंबो प्रस्ताव में सभी देशों ने, जो 6 देश थे, उन्होंने क्या किया, चाउ एन लाई से अपील की कि आप जैसा पत्र में लिखे थे उस तरह का कार्य करिए कि अपनी सेना को हटा लीजिए चौकियों से। कितना दूरी तक हटाने का था? 20 किमी। और जो 20 किमी का क्षेत्र होगा चौकी के बाद, उसको माना जाएगा कि वो कैसा क्षेत्र रहेगा, सैनिक विहीन रहेगा। वहाँ कोई सेनाएं नहीं रहेंगी, ना भारत की रहेंगी न चाइना की रहेंगी। जैसे आज भी भारत पाकिस्तान सीमा के पीछे 0 लाइन होता है ना, तो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन उस 0 लाइन में माना जाता है कि दोनों कोई गया, आप लोग देखेंगे कई बार क्या पढ़ेंगे 0 लाइन,
वो जीरो लाइन में इधर अभी कोई आदमी गया उधर भी गया कोई, तो उसको कोई सेना मार सकती है। जैसे यहाँ मान लीजिए भारत का बॉर्डर हो गया, पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, ये बीच में जो जगह बच रही है, अगर इस जीरो लाइन में कोई भी व्यक्ति है, उसको दोनों सेनाएं मानेंगी कि ये क्या है, घुसपैठिया या अवैध व्यक्ति। इसी तरह इस क्षेत्र को, ये तो एकदम इसको जीरो लाइन नहीं घोषित किया गया, ये कहा गया कि जो 20 किमी का क्षेत्र रहेगा वो कैसा रहेगा, सैन्य विहीन रहेगा, उसमें सेनाएं नहीं रहेगी, उसमें सेना नहीं रहेगी, न इंडिया की न चाइना की। आगे नोट करिए, इस क्षेत्र को सैन्य विहीन रहने दिया जाए। इस क्षेत्र को सैन्य विहीन रहने दिया जाए और शांतिपूर्ण समाधान हो जाए। और शांतिपूर्ण समाधान हो जाए। इस प्रस्ताव को तो भारत ने स्वीकार कर लिया, लेकिन चाइना कहा कि हम स्वीकार करेंगे, लेकिन उसने कुछ शर्तें रखी थी। उसने कुछ शर्तें रखी थी जिससे यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। भारत स्वीकार कर रहा था, लेकिन चाइना कुछ शर्तों के साथ स्वीकार कर रहा था, तो भारत ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। समझ में आई बात? ये था कोलंबो प्रस्ताव। कोलंबो में होने की वजह से इसको कोलंबो समझौता या कोलंबो प्रस्ताव भी कहते हैं। देखिए यहाँ पूरी बात होती रही, चाइना की वही नहीं थी कि दूसरे देश समझौते कर रहे हैं, वो दोनों को कंप्रोमाइज करा रहे हैं कि सब कुछ, लेकिन मेन पॉइंट को जो मानने की वजह उसने कहा कि कुछ शर्तें उसको नहीं मानना है, तो भारत ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। भारत इसके पहले प्रस्ताव को स्वीकार कर चुका था। इसको नोट करना हो कर लीजिए लास्ट में एक बस कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार इस समझौते को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस समझौते को स्वीकार कर लिया था, लेकिन चीन द्वारा कुछ शर्तें रख देने से भारत ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। प्रस्ताव स्वीकार नहीं। देखिए अब दूसरा पार्ट है भारत चीन संबंध का 1965 से 80। 1965 से 80 से 80 तक इस पीरियड की वो घटनाएं क्या थी, जिसमें पाकिस्तान से 1965 की लड़ाई हुई, जिसमें चाइना उसका साथ दिया, परोक्ष रूप से साथ दिया, खुल के नहीं साथ दिया, परोक्ष रूप से साथ दिया। और फिर दूसरी लड़ाई पाकिस्तान से 1971 और बांग्लादेश का गठन
बांग्लादेश का गठन। चीन का मानना था कि बांग्लादेश को अलग करने का जो प्रस्ताव है, जो पूरा ये था व्यवस्था, योजना थी, किसकी थी? भारत की। क्योंकि उसके पहले चाइना का मानना था कि दोनों पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान एक थे, तो उसके साथ बड़ा देश था। जब बांग्लादेश को भारत के सहयोग से बांग्लादेश आजाद हो गया, उसकी शक्ति कम हो गई चाइना की ना। उस समय तक तो बांग्लादेश भारत के बहुत संबंध अच्छे रहे। वो मानता था कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में भारत का हाथ है। उसमें जिसे आप लोग पढ़े भी हैं, जो मुक्ति सेना बनी यहाँ के, वहाँ इंदिरा गांधी उसमें भारत की तो प्रधानमंत्री थी, तो वहाँ नई सरकार बनी तो सब समझौते पर हस्ताक्षर हुए। और भारत बांग्लादेश की संस्कृति इतनी थी कि आज भी बांग्लादेश में जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, कौन सा राष्ट्रगान है? बांग्ला। उसको किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन इस समय जो वहाँ मांग क्या हो रही है, उसको बेटाने की मांग हो रही है। खासकर जो वहाँ खालिदा जिया है खाने का, अवामी लीग, वो कट्टरपंथी नेता मानी जाती है। जब अभी शेख हसीना के तख्ता पलट होने के बाद वो मांग की जा रही है इसको भी हटाया जाए। तो चाइना का मानना ये था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में भारत का हाथ है, और इसकी जो है नीति जो है विस्तारवादी, भारत पे उल्टा आरोप लगाता है। इसकी नीति क्या है? विस्तारवादी। और ये अपने पड़ोसियों को छोटा छोटा करके और या उनको डरा धमका कर रखना चाहता है। और उसके बाद चाइना जो था बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता भी नहीं दे रहा था। 1972 में जब 71 में आजाद हुआ बांग्लादेश, 72 में, वो चाइना जो था उसको मान्यता नहीं दे रहा। उसको मान्यता साल 2 साल बाद दी जाए संयुक्त राष्ट्र। और उसके बाद उसके बीच घटना, भारत ने परमाणु परीक्षण किया। कब परमाणु परीक्षण किया था? 74 में। तो इस पर भी चाइना ने आपत्ति दर्ज किया। जब भारत ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया, उस पर भी चाइना ने आपत्ति दर्ज किया। जबकि भारत के परमाणु परीक्षण के परमाणु कार्यक्रम का क्या मकसद है कि अपने शांति कार्यों के लिए, विकास के कार्यों के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चाइना आरोप लगाया कि ये भारत अपने पड़ोसियों को धमकाने के लिए, डराने के लिए इस तरह के परमाणु परीक्षण कर रहा है और परमाणु से सुसज्जित हो रहा है, परमाणु बम से और परमाणु हथियारों से। इसको लेके भी उसने शिकायत दर्ज कराई। ये घटनाएं उसके बीच की हैं, 65 से 80 के बीच। एक ही घटना कहाँ हुई? कितनी घटनाएं बता दी? 65 की लड़ाई, 71 का, 1974, हाँ, इस पीरियड में जो चीजें ज़्यादा मेजर होंगी उन्हीं पर ध्यान देंगे ना। एक साल का ध्यान देंगे तो इतना करते करते तो हम, वैसे तो रोज कुछ ना कुछ किसी देश से होता है। तो हम ये सब कुछ होता नहीं, इसको इसलिए बात किया जाता है कि हमको पढ़ने में आसानी हो, हमारा ही बोल रहे और कुछ ना कुछ इसका कहीं कनेक्टिविटी रहती है, इसके बाद ये घटनाएं होती। इसको बार एकदम 60 में आप नोट कर लीजिए, जितना पूरी चीज बताइए एक ही पैराग्राफ। ठीक, भारत चीन संबंध 1965 से 80। नोट करिए, इस समय चीन और पाकिस्तान में एक अद्भुत गठबंधन बन चुका था।
पाकिस्तान में एक गठबंधन, लिख लीजिए सीधे, गठबंधन बन चुका था कि भारत को कैसे घेरा जाए, भारत को कैसे घेरा जाए। की भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय चाइना ने 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय बहुत सारे नोट करा रहे हैं चीन ने पाकिस्तान का बहुत खुल के समर्थन किया था, बहुत खुलकर समर्थन किया था। और पाकिस्तान को नैतिक एवं राजनयिक समर्थन प्रदान किया, नैतिक एवं राजनयिक मतलब डिप्लोमेसी के तहत भी मतलब कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी वो क्या किया, पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत का विरोध किया। इसके तहत राजनयिक और नैतिक एवं राजनयिक समर्थन किया, समर्थन प्रदान किया। ये देखिए उस समय, इसको नोट मत करिए, उस लड़ाई में क्या क्या किया था, पाकिस्तान को आर्थिक मदद करता था, उसके कई जगह ऐसे हथियार पाए गए जो चाइना द्वारा प्रदान किए गए थे सर। तो इसको हम एक चीज में एक लाइन में सीधे लिखा दिए हैं कि उसमें बहुत खुलकर उसका समर्थन किया और राजनयिक और नैतिक स्तर से भी उसका समर्थन किया। फिर आगे नोट करिए, चीन ने पुनः 1971 में बांग्लादेश संकट के समय पुनः 1971 में बांग्लादेश संकट के समय पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र के में चीन के प्रतिनिधि ने यहाँ तक कहा कि भारत का दृष्टिकोण गुंडागर्दी है, भारत का दृष्टिकोण गुंडागर्दी है। भारत का दृष्टिकोण गुंडागर्दी इसलिए कहा कि वो उसका क्या मानना था कि इसने जानबूझ करके अपनी दबंगता से, अपने बाहुबल और सैन्य शासन के बल पे पाकिस्तान का बंटवारा करा दिया। इसके प्रतिनिधि ने यहाँ तक कर दिया, तर्क दे दिया कि भारत का जो है दृष्टिकोण है पाकिस्तान के प्रति कैसा है, गुंडागर्दी का है। और एक लाइन बस आगे लास्ट में कर लीजिए, अंततः बांग्लादेश को स्वतंत्र होने से नहीं रोक सका, स्वतंत्र होने से नहीं रोक सका। अंततः बांग्लादेश को स्वतंत्र होने से नहीं रोक सका। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के संबंध में
संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के संबंध में अपने वीटो के संबंध में अपने वीटो अधिकार का वीटो का प्रयोग करके कुछ समय तक बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बनने से रोका रहा है। बांग्लादेश को राष्ट्र का सदस्य बनने से रोका रहा है। जैसे पांचों देश हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, उनके पास वीटो पावर है ना, तो वो क्या किया, पाकिस्तान से हमदर्दी दिखाने के लिए और भारत को नीचा दिखाने के लिए सक्रिय है ना, कि हर तरह से उसने सोचा कि भारत को किस तरह वो किया जाए। एक दो साल तो रुका रहा, लेकिन 1972 में उसको मान्यता देनी पड़ी। चलिए इसके आगे कर लेते हैं।